हेलो फ्रेंड्स। मैंने एनवायरनमेंट का पहला वाला पार्ट अपलोड कर दिया था। नाउ लेट्स कम टू सेकंड पार्ट में हम ज्योग्राफी वाला पार्ट इसको देख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है ग्लेशियर लेक एटलस ऑफ गंगा रिवर बेसिन। तो किसने रिलीज़ किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ही रिलीज़ करेगी रिलेटेड टू गंगा रिवर बेसिन। ये एटलस जो है वो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का पार्ट है। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए किसका पार्ट है, नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट का पार्ट है। तो अबाउट गंगा रिवर बेसिन की अगर बात की जाए तो गंगा रिवर बेसिन जो है वो इंडिया, नेपाल, चाइना, तिब्बत मतलब बांग्लादेश से जाता है। भूटान में नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए हिमालयस, इंडिया, नेपाल, तिब्बत एंड बांग्लादेश। 9 आउट ऑफ 14 हाईएस्ट पीक हैं इंडिया वर्ल्ड की, ओवर 8000 मीटर्स जो है इन हाइट में, जो कि माउंट एवरेस्ट है। और अदर जो पीक्स हैं वो कंचनजंगा, लोत्से, मकालू, चोयू, धौलागिरी, मानसलू, अन्नपूर्णा एंड शीशापंगमा। ठीक है, इन दिस एटलस अगर बात की जाए तो गंगा रिवर बेसिन जो है 11 सब बेसिन्स में डिवाइडेड है। और क्लाइमेट जो है गंगा रिवर बेसिन में मेनली सब ट्रॉपिकल टू टेम्परेट सब ह्यूमिड है प्लेन्स में। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट गंगा रिवर बेसिन। नाउ लेट्स कम टू व्हाट की फाइंडिंग्स ऑफ द एटलस। तो बेस्ड ऑन इट्स प्रोसेस ऑफ लेक फॉर्मेशन अगर बात की जाए तो इससे पहले मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा वहाँ पे। नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट, तो नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर आती है, जिसका एम है कि हमको क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी जो है वाटर रिसोर्स को हमको बढ़ाना है। ठीक है, अंडर नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इसरो ने बनाया है, जो कि हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं जियो स्पेशियल और सैटेलाइट डेटा के थ्रू। एज अ पार्ट ऑफ दिस उन्होंने ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है रिस्क उसको भी देखा है, पॉपुलराइज़ किया है। ठीक है, अब ग्लेशियर लेक क्या होता है? ग्लेशियर लेक वो है जैसे कि अगर बात की जाए तो कभी कोई डिप्रेशन बना हो और उसमें जो है वाटर आके वाटर जो है ड्रेन हुआ हो, बट धीरे धीरे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज़ होने के कारण वहाँ पे लेक फॉर्म हो गया, वो जो है लेक जो है वो आइस के फॉर्म में हो गई हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्लेशियर लेक। तो इट इज़ डिफाइंड एज वाटर मास एक्सिस्टिंग इन अ सफिशिएंट amount extending with a free surface in under, beside or in front of glacial, originating from glacial activities or retreating process। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ ग्लेशियल रिट्रीट की अगर बात करें तो ग्लेशियल लेक्स फॉर्म होते हैं और ये प्लेस कैसे मोरेन और आइस डैम के बिहाइंड फॉर्म होते हैं। ठीक है, डैमिंग मटेरियल जो होता है जनरली वीक होता है और सडनली वो ब्रीच भी किया जा सकता है बहुत सारे फैक्टर्स के कारण, जैसे कैटास्ट्रॉफिक फ्लड और ये सब हो गए। तो उस बर्स्ट को किया जाता है, उस बर्स्ट को आउटबर्स्ट को कहा जाता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू की फाइंडिंग्स ऑफ द एटलस। तो बेस्ड ऑन इट्स प्रोसेस अगर बात की जाए तो डैमिंग जो मटेरियल है उनके टाइप्स भी डिवाइडेड है, 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। मोरेन डैम, जहाँ पे ग्लेशियल रिट्रीट होता है फ्रॉम अ मोरेन आपको पता होगा, मोरेन आई होप आपको पता होगा, ये हमारी जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, तो रिवर से कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, आइस से कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, तो इन सब का एक लैंडफॉर्म डिपॉजिट है, लैंडफॉर्म फॉर्मेशन है। आइस डैम जो है ड्रेनेज इज ब्लॉक्ड बाई ग्लेशियल दैट एडवांसेस ऑन और बिकम थिकर, ग्लेशियर इरोजन और अदर ग्लेशियल लेक्स। ठीक है, अ टोटल ऑफ 4707 ग्लेशियल लेक्स जो हैं वो मैप किए गए हैं। लेक्स जहाँ पे 5 हेक्टर से ज़्यादा साइज़ के हैं 672 हैं और कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं, 76.87% ऑफ टोटल लेक एरिया इन द बेसिन। मोर देन हाफ ऑफ द लेक्स जो हैं वो हाई एल्टीट्यूड रीजन में सिचुएटेड हैं। आउट ऑफ 11 सब बेसिन्स ओनली 6 सब बेसिन्स जो हैं ग्लेशियर लेक कंटेन करती हैं। ठीक है, उसमें से प्रीडोमिनेटली कोशी सब बेसिन सबसे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा करता है, फिर घग्गर सब बेसिन। मिनिमम नंबर ऑफ ग्लेशियर लेक्स जो हैं वो यमुना सब बेसिन में प्रेजेंट है और फिर सारदा सब बेसिन में प्रेजेंट है। ग्लेशियर आइस डैम लेक जो है ये ओनली वन एंटायर गंगा रिवर बेसिन है जो कि लोकेटेड है गंडक सब बेसिन में। उत्तराखंड जो है 93.50 शेयर करता है, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश। और ईच ग्लेशियर लेक को एक आईडी प्रोवाइड की गई है, उस हिसाब से वो देखी जाती है। 12 अल्फ़ाबेटिक न्यूमेरिक आईडी प्रोवाइड की है। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द एटलस। ठीक है, कौन सी ग्लेशियर लेक एटलस जो कि गंगा रिवर बेसिन है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति रिलीज़ करती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या होगी एटलस की? ऑब्वियसली ये रेफरेंस की तरह यूज़ किया जा सकता है, जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं एनालिसिस करने के लिए उनके ऑथेंटिक डेटाबेस प्रोवाइड करेगा, रेगुलर मॉनिटर करने के लिए, डिजास्टर मिटिगेट करेगा बिकॉज ऑफ जो भी प्लानिंग है, हमको डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर जो भी प्लानिंग करनी है ये एटलस हमको हेल्प करेगा।
ठीक है। ग्लेशियर लेक आउटबोस्ट को आइडेंटिफाई करने में हमको हेल्प करेगा और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे, जो भी हाइड्रो पावर से रिलेटेड हम बनाते हैं वो सब चीज़ें, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड एटलस। नाउ कम टू थर्ड आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल। थर्ड आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल जो है अभी इंडिया और जापान, आइसलैंड और जापान जॉइंटली ऑर्गेनाइज़ किए हैं। तो याद रखिए कौन ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आइसलैंड और जापान। फर्स्ट मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो है एशिया में हेल्ड हुई, जो कि एशिया में हेल्ड हुई है। तो ये आर्टिक रीजन से रिसर्च जो है वो रिसर्च को प्रमोट करने के लिए है। आर्टिक रीजन में जो भी नॉन आर्टिक स्टेट्स हैं वो इसमें पार्ट लेंगे। ASM 1 और ASM 2 जो है, ASM 1 जो हुआ था USA में हुआ था 2016 में, और ASM 2 जो है जर्मनी में 2018 में हुआ था, ठीक है। ये क्या करेंगे, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जो अकेडमिया है, गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे कि आप आर्टिक रीजन के बारे में और भी जान पाइए, आर्टिक स्टेट्स के आर्टिक जो भी वहाँ पे क्या क्या मिनरल्स प्रेजेंट हैं उन सबको जान पाइए, और उनको जो भी क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे इफेक्ट हो रहे हैं उनको जो है प्रिवेंट करिए। फिर इंडिया एंड द आर्टिक अगर हिस्ट्री देखी जाए तो साइंड 1920 में सवलवर्ड ट्रीटी साइन की गई थी पेरिस में। फर्स्ट साइंटिफिक एक्सपेडिशन जो था आर्टिक का इंडिया का आर्टिक में 2007 में था। फिर 2018 में उन्होंने रिसर्च बेस हिमाद्री सवलवर्ड नॉर्वे में खोला। 2014 में उन्होंने इंडाक को डिप्लॉय किया जो कि मल्टी सेंसरी मूड ऑब्जर्वेटरी है किंग्सफोर्ड जॉर्डन में। और फिर 2016 में ग्रुवे बेडेड एटमॉस्फेरिक लेबोरेटरी जो है सेटअप की NYLS ने सवलवर्ड में, ठीक है। तो दिस इज़ इंडियन आर्टिक की हिस्ट्री। नाउ कम टू इंडियाज़ इंगेजमेंट विद द आर्टिक। तो इंडिया जो है ऑब्जर्वर स्टेटस एंजॉय करता है आर्टिक काउंसिल में। आई होप आपको पता होगा आर्टिक काउंसिल, बिकॉज मैंने आपको उसमें पढ़ाया था इंटरनेशनल रिलेशन में, तो उसमें जाके आप एक बार देख लीजिएगा। तो आर्टिक काउंसिल क्या है, हाई लेवल इंटर गवर्नमेंटल फोरम है आर्टिक कोऑपरेशन के लिए, जो कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करती है आर्टिक रीजन में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वहाँ का करती है। इसमें 8 मेंबर स्टेट हैं जो आर्टिक रीजन को सराउंड करते हैं, कनाडा, USA, ठीक है। फिर ये इधर आ जाएंगे तो नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, रशिया, US और फिनलैंड, ठीक है। तो डेनमार्क, ठीक है। तो दीज आर द 8 कंट्रीज़ जो आर्टिक रीजन को सराउंड करती हैं, वो इसके मेंबर्स हैं। रिसेंटली अ ड्राफ्ट आर्टिक पॉलिसी जो है वो रिलीज़ की गई है, जिसमें 5 पिलर्स हैं इंडियन आर्टिक पॉलिसी के, साइंटिफिक रिसर्च, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, ग्लोबल गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, डेवलपमेंट ऑफ इंडियन ह्यूमन रिसोर्स कैपेबिलिटीज़। आर्टिक रीजन वो रीजन होता है जो 66 डिग्री से नॉर्थ में होता है, आर्टिक सर्कल के जो नॉर्थ में होता है, विच इंक्लूड्स आर्टिक ओशन एंड नॉर्थ पोल एज इट्स सेंटर, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड थर्ड आर्टिक साइंस मिनिस्ट्रियल, जो आइसलैंड और जापान जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है। नाउ कम्स टू डीप ओशन मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको साइंस एंड टेक में पढ़ाया है पिछली बार। तो कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूव कर दिया है डीप ओशन मिशन को। मिशन का एम क्या है कि डीप ओशन जो वहाँ पे डीप ओशन में जो भी पॉलीमेटेक्निक नोड्यूल्स और रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करना, उनको डेवलप करना, सी टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे को डीप ओशन का एक्सप्लोर करने में हमको हेल्प करें। ये जो है ये जो है मिशन मोड प्रोजेक्ट है जो कि ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा, ठीक है। ब्लू इकोनॉमी क्या है, जहाँ पे हम ओशन रिसोर्सेज का सस्टेनेबल यूज़ करते हैं फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ और लाइवलीहुड इंक्रीज़ करने के लिए। अगर साइज़ इंडिया में देखा जाए तो 4% ऑफ GDP है, ठीक है। ये जो है मिशन वो फेज्ड ऑफ मैनर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा 5 साल के लिए। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है इसकी नोडल मिनिस्ट्री है, ठीक है। मेजर कंपोनेंट क्या है मिशंस के, अगर बात की जाए तो सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ फॉर डीप सी माइनिंग एंड मैन सबमर्सिबल। तो आपको मैंने पढ़ाया था कि डीप सी मिशन में 2 पार्ट होते हैं, एक डीप सी जो कि समुद्रयान प्रोजेक्ट होता है और एक डीसैलिनाइजेशन प्लांट होता है, ठीक है। तो समुद्रयान जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का है ये, जिसमें वो सबमर्सिबल जो मैन सबमर्सिबल व्हीकल डिप्लॉय करेंगे 6000 मीटर्स तक डेप्थ में, ठीक है, जो कि उस पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स वगैरह को देखेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज, जो कि फ्यूचर इंपॉर्टेंट क्लाइमेट वेरिएबल्स जो भी चेंज हो रहे हैं उनको मेजर करेंगे। टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी, जो कि बायोस प्रोस्पेक्टिंग जो है डीप सी फ्लोरा एंड फौना में
इंक्लूडिंग माइक्रोब्स और ये सब उनका यूटिलाइजेशन करेंगे डीप सी बायो रिसोर्सेज के लिए। फिर डीप सी ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, जो कि मल्टी मेटल हाइड्रोथर्मल सल्फाइड मिनरलाइजेशन जो है वहाँ पे देखेंगे इंडियन ओशन में। फिर एनर्जी एंड फ्रेश वाटर फ्रॉम द ओशन, ऑब्वियसली ऑफशोर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्ट करेंगे थ्रू पावर डिसैलिनाइजेशन प्लांट एंड एडवांस मरीन स्टेशन फॉर ओशन बायोलॉजी, जो कि ह्यूमन कैपेसिटी डेवलप करेंगे और एंटरप्राइजेस को और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को रिसर्च को ट्रांसलेट करेंगे इनटू इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, तो दिस इज द सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ डीप ओशन मिशन। बट दो मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, पहला समुद्रयान, दूसरा है डिसैलिनाइजेशन प्लांट। ठीक है, नाउ कम्स टू रिलेटेड न्यूज़। तो 5 डीप्स एक्सपेडिशन, ये 5 डीप्स एक्सपेडिशन जो है ये फर्स्ट मैन एक्सपेडिशन है जो कि डीपेस्ट पॉइंट पे रीच करेंगे। जो 5 डीपेस्ट पॉइंट है हमारी ओशंस में उन पे रीच करेंगे वर्ल्ड 5 ओशंस में। ठीक है, ये एक्सपेडिशन किसने स्टार्ट किया? विक्टर वेस्कोवो ने स्टार्ट किया है, जो कि प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है। ठीक है, अब कौन कौन से 5 डीपेस्ट पॉइंट है? रैक ऑफ टाइटैनिक जो कि यूएसए के पास है, ये देखिए यहाँ पे। फिर पोर्टोरिको ट्रेंच, ठीक है, पोर्टोरिको ट्रेंच यहाँ पे है कहाँ पे जो यूएस और साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका के बीच में। आप मुझे बताइएगा पोर्टो रिको ट्रेंच जो है, मैंने जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ाया है, पोर्टो रिको ट्रेंच जो है वो कौन सी प्लेट से बना हुआ है? ठीक है, कौन कौन की प्लेट के कोलिजन से बना हुआ है? ठीक है, ज़रूर मुझे बताइएगा क्योंकि ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। फिर साउथ सैंडविच ट्रेंच जो है वो अंटार्कटिका के पास है। फिर जावा ट्रेंच ऑब्वियसली जापान वो हमारा इंडोनेशिया आइलैंड के पास। मोले डीप जो है हमारा ग्रीनलैंड के बाजू में। और मरियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशन में है। ठीक है, तो दीज आर द सम ट्रेंचेस जो कि 5 ट्रेंचेस में 5 डीपेस्ट पॉइंट में मैन जो है जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो होम हीट डोम इन नॉर्दर्न अमेरिका अगर बात की जाए तो हीट डोम क्या होता है? जहाँ पे हाई प्रेशर होता है और वो जो रीजन है वो एक लिड और पॉट की तरह बिहेव करने लगता है कि जैसे पॉट है उसको अगर लिड से कवर कर देंगे तो जितनी भी हीट है उसके इनसाइड रहेगी जो ट्रैप करता है हीट। ये जनरली फिनोमिना जो है ला नीनो के टाइम पे ऑब्जर्व किया जाता है। आई होप आपको पता होगा ला नीनो और एल नीनो में डिफरेंस क्या होता है। ला नीना जो होता है कोल्ड फेज होता है और एल नीनो जो होता है वो वार्म फेज होता है। तो ला नीना में क्या होता है, हमारा जो ईस्टर्न पैसिफिक है, ईस्टर्न पैसिफिक जो है वो हमारा कूल रहता है और हमारा वेस्टर्न पैसिफिक वार्म रहता है। और एल नीनो में उल्टा होता है। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो क्रिएट करते हैं विंड जो कि डेंस होती है ट्रॉपिकल और वेस्टर्न एयर ईस्टवर्ड। वार्म एयर जो है वो ट्रैप्ड होती है जेट स्ट्रीम में जो कि काउंटर क्लॉकवाइज मूव करती है ग्लोब के अबव। ठीक है, वो कौन सी करंट होती है? अपर ट्रोपोस्फेरिक करंट होती है जो कि मूव करती है जेट स्ट्रीम और जो यूएस के वेस्ट कोस्ट में अप एंड्स होती है। तो हीट जोन जो है वो क्या है? हाई प्रेशर एरिया है जो कि जहाँ पे हीट को ट्रैप किया जाता है। ठीक है, और ये ला नीनो के टाइम पे ऑब्जर्व की जाती है। ठीक है, तो याद रखिए दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस। नाउ कम टू टर्बिडिटी करंट। टर्बिडिटी करंट का मतलब होता है टर्बिडिटी का मतलब होता है जो नीचे वाटर के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं उनको बोलते हैं। टर्बिडिटी करंट का मतलब होता है जब कोई भी मटेरियल, कोई भी सेडिमेंट्स या कोई भी चीज़ जो डेंसिटी जिनकी ज़्यादा है या फिर वाटर, वो जो है नीचे मूव करते हैं, वाटर बॉडी के नीचे जो है मूव करते हैं, डाउनफॉल होता है ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ सेडिमेंट, उसी को हम टर्बिडिटी करंट बोलते हैं। ठीक है, ये जो है जनरली जनरेट कैसे होते हैं? अर्थक्वेक के कारण होते हैं, अगर कोलैप्सिंग स्लोप्स हैं, अदर जियोलॉजिकल अगर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहे हैं उनके कारण होते हैं। ठीक है, टर्बिडिटी क्या मेजर करते हैं? वो जनरली सेडिमेंट्स के पार्टिकल्स जो हैं, प्लैंकटन के पार्टिकल्स, उन सबको मेजर करते हैं। वंस सेट इन मोशन अगर बात की जाए तो टर्बिड वाटर जो है वो डाउनवर्ड आता है और फिजिकल शेप जो है सी फ्लोर का वो चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर आते हैं सदर्न ओशियन। वर्ल्ड का 5th ओशियन अभी डिक्लेयर किया गया है। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी हैज़ अभी ने रिकग्नाइज किया है सदर्न ओशियन एज द वर्ल्ड 5th ओशियन। पहले 4 कौन से हैं? आर्टिक, पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशियन। ठीक है, तो दीज आर द 4 ओशियंस। उसके बाद जो है ये अभी जनरली कहाँ के वाटर्स को सराउंड करता है? अंटार्कटिका का जो वाटर है साउथ लैटिट्यूड में उनको सराउंड करता है। बट किनको एक्सक्लूड करता है? ड्रेक पैसेज और स्कोटिया सी को जो है ये एक्सक्लूड करते हैं। तो याद रख लीजिए ड्रेक पैसेज जो है सदर्न ओशियन के अंदर नहीं आता है और स्कोटिया सी भी जो है वो सदर्न ओशियन के अंदर नहीं आता।
अनलाइक अदर ओशंस की अगर बात करें जहाँ पे करंट्स फ्लो होती है, यहाँ पे जो है ये कॉन्टिनेंट से डिस्क्राइब किया गया है, बट ये डिफाइन एक करंट से किया गया है, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट। सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमको हीट डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेगा, ठीक है, कोल्ड फ्रेजाइल रीजन को सपोर्ट करेगा और मरीन इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा। तो ये देखिए ये हो गया हमारा सदर्न ओशियन, ठीक है, दिस इज सदर्न ओशियन, ठीक है, साउथ अंटार्कटिक पोल के पास, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू ज़ीरो शैडो डे। ज़ीरो शैडो डे वो अभी जनरली उड़ीसा में भुवनेश्वर में देखा गया है। ज़ीरो शैडो डे वो होता है जिस दिन आपको अपनी शैडो ना दिखे, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड ज़ीरो शैडो डे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को एक रियल सेलेस्टियल फिनोमिना होते हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट फॉर एग्जांपल हम हो गए या कोई और हो गया जहाँ पे शैडो ना दिखे। ये जनरली कब ऑब्जर्व होता है, जब सन जो है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में रहता है और हमारे ओवरहेड रहता है, मतलब एग्जैक्टली सन जो है ओवरहेड है, तो उसे हम बोलते हैं उस दिन क्या होता है कि सारे उस टाइम के लिए जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो उनकी शेडो जो है डिसअपियर हो जाती है। ये जनरली फिनोमिना दो ट्वाइस अ ईयर अकर करती है, मतलब एक साल में 2 बार होती है, ठीक है। तो दिस इज़ ज़ीरो शेडो डे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ज़ीरो शेडो डे अगर क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। फिर लूनर इक्लिप्स एंड सुपर मून, तो मैंने बहुत अच्छे से आपको सोलर इक्लिप्स पढ़ाया है, वो पिछली वाली PT 365 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पढ़ाया है और PT 365 की जो अपडेटेड मटेरियल आई है उसमें भी मैंने पढ़ाया है। तो नाउ लेट्स कम, सोलर इक्लिप्स तो उसमें पढ़ा दिया, नाउ लेट्स कम टू लूनर इक्लिप्स। तो लूनर इक्लिप्स क्या है, लूनर इक्लिप्स तब अकर होता है, आपको पता होगा सोलर इक्लिप्स कब अकर होता है, हमारे न्यू मून डे पे, ठीक है, पर लूनर इक्लिप्स हमेशा कब अकर होता है, फुल मून डे पे। तो याद कर लीजिए फुल मून डे पे हमारा लूनर इक्लिप्स अकर करता है। लूनर इक्लिप्स वो तब आता है जब सन, अर्थ और मून जो है इंक्लाइंड हो स्ट्रेट पाथ में, और जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाए तो उसको हम बोलते हैं लूनर इक्लिप्स, ठीक है। तो लूनर इक्लिप्स जो है 3 टाइप्स के होते हैं, टोटल लूनर इक्लिप्स, पार्शियल लूनर इक्लिप्स और पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स। तो टोटल लूनर इक्लिप्स कब होता है, जब मून जो है एग्जैक्टली प्लेन ऑफ इलिप्टिकल विथ अम्ब्रा के साथ हो और इनर पार्ट जो है अर्थ की शेडो की वो लूनर सरफेस पे फॉलो, मतलब मून्स के सरफेस पे फॉलो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड टोटल लूनर इक्लिप्स। फिर पार्शियल लूनर इक्लिप्स किसे बोलते हैं, जब मून जो है इलिप्टिकल पाथ में हो अम्ब्रा के और वो सिर्फ लूनर सरफेस के एक पार्ट को कवर करे, दैट इज कॉल्ड पार्शियल लूनर इक्लिप्स। फिर पेनम्ब्रल लूनर इक्लिप्स क्या होता है, मून जो है वो पार्शियल शैडो जो मून है वो पार्शियल शैडो जो अर्थ का पार्शियल शैडो उससे पास करे, तो दैट इज कॉल्ड पेनम्ब्रा, ठीक है। अम्ब्रा और पेनम्ब्रा क्या होता है, जो डार्क पोर्शन है दैट इज कॉल्ड अम्ब्रा एंड जो हमारा लाइट पोर्शन है दैट इज कॉल्ड पेनम्ब्रा, ठीक है। तो ये हो गया। और सुपर मून कब होता है, जब मून जो है हमारा फुल मून, फुल मून के टाइम पे होता है सुपर मून, जब अर्थ जो है मून के क्लोजेस्ट रहता है पेरिजी पे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड लूनर इक्लिप्स। नाउ लेट्स कम टू समर सोलेस्टिस। तो आई होप आपको पता होगा 4 टाइप के सोलेस्टिस होते हैं, ठीक है। जनरली समर सोलेस्टिस कब होता है, जब सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है, ठीक है, मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ठीक है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो है लॉन्गेस्ट डे ऑब्जर्व होते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर पे शॉर्टेस्ट डे ऑब्जर्व होते हैं। ड्यूरिंग सोलेस्टिस अगर बात की जाए तो अर्थ जो है टिल्टेड होता है एक्सेस में, इन अ वे नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल की तरफ सन जो है, नॉर्थ पोल जो है सन की तरफ होता है एंड साउथ पोल जो है उसके अवे होता है, और वहाँ पे इनकमिंग जो सोलर रेडिएशन रहती है वो 30% हायर हो जाती है नॉर्थ वो देन द इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल, ठीक है। तो दिस इज समर सोलिस्टिस, यहाँ पे आप डायग्राम दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होगा समर सोलिस्टिस, ठीक है। फिर विंटर एंड ऑटोनोमल, ठीक है, ऑटोमनल ये सोलिस्टिस होते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट 2020। प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट जो 2020 यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर IUCN और नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने रिलीज़ किया है। तो किसने रिलीज़ किया है, UNEP, IUCN एंड नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी। तो प्रोटेक्टेड प्लैनेट रिपोर्ट जो है ये बाईएनियल रिपोर्ट है। बाईएनियल का मतलब होता है 2 साल में एक बार आती है, और ये सारे जो स्टेट्स हैं उनको एसेस करती है इनके प्रोटेक्टेड एरियाज़ को और कंजर्व्ड एरियाज़ को। और प्रोटेक्टेड और कंजर्व्ड एरियाज़ कलेक्टिवली जो है सारे टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक इकोसिस्टम को डिस्क्राइब करते हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो हमारे हैं वो प्रिवेंट करते हैं किसी भी स्पीशीज़ का एक्सटेंशन, मतलब स्पीशीज़ लॉस ना हो,
और ह्यूमन प्रेशर के कारण, तो ये सब चीज़ें प्रिवेंट करते हैं। 2020 का एडिशन जो है वो फाइनल रिपोर्ट जो है एसटी बायोडाइवर्सिटी टारगेट के बारे में भी बताया है, और जो है फ्यूचर को देख रहा है एज अ वर्ल्ड प्रिपेयर्स जो है पोस्ट 2020 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी टारगेट क्या होंगे। ठीक है, ये जो है फर्स्ट है सीरीज़ में जो कि डेटा इंक्लूड किया है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स का। ठीक है, इन एडिशन टू प्रोटेक्टेड एरियाज। तो अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर्स क्या होते हैं? ये कंजर्वेशन डेस्टिनेशन होते हैं उन एरियाज़ के लिए जो अचीव करते हैं इफेक्टिव इन सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जो कि आउटसाइड द प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं। ठीक है, वाइल प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है उनका कंजर्वेशन, पर उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनके बट OECMs जो है उनके मैनेजमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, तो की फाइंडिंग्स क्या क्या है रिपोर्ट की? तो इंक्रीज इन प्रोटेक्टेड एरियाज एंड OECMs। ठीक है, तो 82% कंट्रीज एंड टेरिटरीज जो हैं वो इंक्रीज किए हैं प्रोटेक्टेड एरियाज और कवरेज OECM का सिंस 2010। अगर बात की जाए तो प्रोटेक्टेड एरियाज जो हैं ऑलमोस्ट 21 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर कवर करते हैं। ऑफ द एरिया जो अगर बात की जाए तो 42% जो है ऐड किया जाता है पास्ट डेकेड में विद ग्रेटेस्ट ग्रोथ, जहाँ पे ग्रेटेस्ट ग्रोथ हुआ है मरीन और कोस्टल एरियाज़ का। कनेक्टिविटी जो है प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर और OECM के अंदर वो इम्प्रूव हो रही है, फैसिलिटेटिंग द मूवमेंट ऑफ स्पीशीज एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, फिर चैलेंजेस आइडेंटिफाइड इन्होंने किए हैं। डेटा रिमेन पुअर है ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज। ठीक है, एंड OECM इंटीग्रेटेड प्रोटेक्टेड एरियाज और OECMs जो है अक्रॉस लैंडस्केप और सी स्केप की बात की जाए एंड डेवलपमेंट सेक्टर्स की, वो क्रूशियल चैलेंज है हमारे लिए, और पर्टिकुलर एफर्ट्स जो हैं हमको चाहिए एक्सपैंड करने के लिए मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज और कंजर्वेशन एरियाज बियॉन्ड द कोस्टल वाटर। फिर सजेशन क्या क्या दिए हैं? ग्रेटर एप्लीकेशन हमको करना है ग्लोबल स्टैंडर्ड का। IUCN ग्रीन लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरियाज जो है हमको हेल्प करेंगे। ठीक है, बोथ प्रोटेक्टेड एरियाज और OECMs जो हैं उनमें वैरायटी ऑफ गवर्नेंस की ज़रूरत है, गवर्नमेंट को फंडिंग प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, मोर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, प्रोटेक्टेड एंड कंजर्व्ड एरिया को एक्सपेंशन करने की ज़रूरत है। तो दीज आर द रिकमेंडेशंस ऑफ द रिपोर्ट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू SG बायोडाइवर्सिटी टारगेट। आई होप आपको पता होगा, ये मैंने पढ़ाया है आपको। SG बायोडाइवर्सिटी टारगेट के अंदर 20 टारगेट्स आते हैं। ये CBD प्रोग्राम के अंदर आते हैं। CBD प्रोग्राम में 2 चीज़ें आती हैं, कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड नागोया प्रोटोकॉल। तो ये जो है किसका पार्ट है? वो नागोया प्रोटोकॉल का पार्ट है। ठीक है, तो नागोया प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, जो कि जिसमें 20 एम्बिशियस गोल आते हैं 2010 से 20 तक हमको अचीव करना था। तो 2020 के बाद, इसीलिए ये रिपोर्ट जो है 2020 के बाद क्या टारगेट होने चाहिए, तो वो उसके लिए वो है SG बायोडाइवर्सिटी टारगेट 11 जो है उसका एम है कि 17% ऑफ लैंड जो है और इनलैंड वाटर इकोसिस्टम है और 10% कोस्टल वाटर ओशियंस वाटर्स को बाय 2020 तक हमको कंजर्व करना है। ठीक है, तो दिस इज SG बायोडाइवर्सिटी टारगेट। नाउ लेट्स कम टू रिपोर्ट्स इन न्यूज़। तो ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज़ करती है। याद कर लीजिए कौन रिलीज़ करती है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज़ करती है इलेक्ट्रिक व्हीकल इनिशिएटिव, जो कि ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक 2021 के अंदर रिलीज़ हुई है। ठीक है, फाइंडिंग्स क्या है? तो वर्ल्ड में 10 मिलियन इलेक्ट्रिक कार्स हैं रोड में होंगी बाय द अभी 2020 में। ठीक है, अगर गवर्नमेंट एक्सेलरेट करते रहे टुवर्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिनेरियो, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो मार्केट शेयर का 12% ले लेंगी और इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एनर्जी एक्सेस। ठीक है, हमारे एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करेंगे और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के गोल को मीट करने में हेल्प करेंगी। फैक्टर्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल को सपोर्ट कर रहे हैं, तो सपोर्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एडिशनल इंसेंटिव्स जो प्रोवाइड किया जा रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स के लिए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मॉडल्स जो हैं वो भी एक्सपैंड किया जा रहा है। 5 मेजर बैरियर्स क्या हैं? ऑब्वियसली चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा बैरियर है। ठीक है, उनका लिमिटेशन है। करंट वेराइटीज़ जो हैं डू नॉट सेटिस्फाई द मार्केट डिमांड। इनिशियल कॉस्ट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ एसोसिएटेड वो थोड़ा ज़्यादा है। ऑपरेशनल यूज़ लाइक लॉन्ग चार्जिंग टाइम वगैरह, इन सब ये इशूज़ हैं, और अंडर डेवलप पॉलिसी लैंडस्केप और अनसर्टेन पॉलिसी लैंडस्केप। ठीक है, तो दिस इज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। नाउ कम टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इनिशिएटिव। ये क्या है? मल्टी गवर्नमेंटल पॉलिसी फोरम है जो कि इस्टेब्लिश किया गया है 2010 में अंडर क्लीन एनर्जी मिनिस्ट्रियल। 15 कंट्रीज़ जो है करेंटली पार्टिसिपेट कर रही हैं EVI में, इंक्लूडिंग इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। इट वर्क्स टुवर्ड्स एक्सेलरेटिंग द इंट्रोडक्शन एंड अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वर्ल्ड वाइड। दिस इंक्लूड कैंपेन्स एंड प्रोग्राम्स लाइक EV30 जिसमें 30% एटलीस्ट 30% न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2030 तक हमको लाना है, सेल करना है। EVI ग्लोबल EV पायलट सिटी प्रोग्राम, ये प्लेटफॉर्म है ग्लोबल सिटीज़ के लिए कि कम्युनिकेट करें और कोऑपरेट करें फॉर इंक्रीजिंग द अपटेक ऑफ इलेक्ट्रिक मोबिलिटी।
मोबिलिटी। ठीक है, तो दिस इज़ ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल रिपोर्ट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज़ करती है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू अदर रिपोर्ट। तो वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है वो भी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ही रिलीज़ करती है। 1974 में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्रिएट की गई थी, जो कि कोऑर्डिनेट करेगी जो भी हमारे ऑयल की सप्लाई में डिस्रप्शन हो रहे हैं उनको। की फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट की? तो इन 2021 बात की जाए तो एनुअल ग्लोबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट जो है अभी राइज हुआ है $1.9 ट्रिलियन। रिन्यूएबल जो है वो डोमिनेट कर रहा है इन्वेस्टमेंट को इन न्यू पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स में, और एक्सपेक्टेड है कि वो 70% अकाउंट करेगा 2021 में। अप स्ट्रीम इन्वेस्टमेंट जो है ऑयल और गैस में वो भी ग्रो हो रही है बाई 10%। ग्लोबल एमिशन जो है वो भी हमारा ग्रो हो रहा है। तो वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज़ करती है। ठीक है, फिर स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट ये कौन रिलीज़ करते हैं? यूएनईपी। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इकोनॉमिक एंड ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, तो 3 एजेंसीज रिलीज करती हैं, यूएनईपी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो इकोनॉमिक्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन क्या है? एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी है सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट के लिए, जहाँ पे ग्लोबल इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर यूएनसीसीडी के अंदर। ठीक है, जो कि डेजर्टिफिकेशन को प्रिवेंट करेंगे। फिर रिपोर्ट हाईलाइट क्या करती है कि हमको नेचर बेस्ड सोल्यूशन में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए, कि हमारा नेचर बेस्ड सॉल्यूशन वो होते हैं, वो एक्शंस लिए जाते हैं उसमें प्रोटेक्ट मैनेज करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज और इकोसिस्टम को, और जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए हेल्प करते हैं। की फाइंडिंग्स क्या है रिपोर्ट की? मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल जीडीपी अगर बात की जाए तो मॉडलिटी और हाईली डिपेंडेंट है नेचर पे। एग्रीकल्चर हो गया, फूड बेवरेजेस, कंस्ट्रक्शन जो है ये लार्जेस्ट सेक्टर है जो कि डिपेंडेंट है नेचर पे। अप्रॉक्सीमेटली अगर बात की जाए तो $133 बिलियन पर ईयर जो है एनबीएस में जाता है, जो कि पब्लिक फंड्स 86% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और प्राइवेट फाइनेंस जो है 14%। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी एंड लैंड डिग्रेडेशन टारगेट जो है वो तभी मेट होंगे जब एनुअल इन्वेस्टमेंट जो है एनबीएस का ट्रिपल किया जाएगा बाय 2030। ठीक है, और करंटली पब्लिक सेक्टर स्पेंडिंग जो है फॉर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन जो है उनके लिए डोमिनेट कौन करता है? यूनाइटेड स्टेट, फिर चाइना, फिर उसके बाद जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट जो है डोमिनेट करती है। अब आते हैं ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। तो गार रिपोर्ट कौन रिलीज़ करता है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है ये पब्लिश करते हैं। अभी गार स्पेशल रिपोर्ट ड्राउट पे पब्लिश हुई है, जो कि नेचर ऑफ ड्राउट देख रही है और उसके इम्पैक्ट देख रही है कि सेंडाई फ्रेमवर्क पर क्या हमारे जो सेंडाई फ्रेमवर्क है उसको अचीवमेंट में क्या प्रॉब्लम्स होगी, उनके इम्पैक्ट्स क्या होंगे और एसडीजीज गोल में क्या इम्पैक्ट होंगे। तो यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन जो है ओवरसी करेगी, मतलब सेंडाई फ्रेमवर्क का इम्प्लीमेंटेशन वही देखेगी। सेंडाई फ्रेमवर्क रिलेटेड है डिजास्टर से, उसमें बहुत सारे टारगेट दिए हैं, 6-7 टारगेट दिए हैं आई थिंक, जिनको आपको करना है, मतलब अचीव करना है। अब की हाईलाइट्स क्या है रिपोर्ट के? 20 मिलियन पीपल जो हैं अक्रॉस अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जो है वो स्टारवेशन से मतलब उनके यहाँ फूड नहीं है। ठीक है, ड्राउट के कारण 700 मिलियन पीपल जो हैं वो बहुत डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ड्राउट। 2/3 पीपल जो हैं वर्ल्ड के वो वाटर स्ट्रेस कंडीशन में जी रहे हैं। ठीक है, जिएंगे बाई 2025। इंडिया स्पेसिफिक अगर फाइंडिंग बोली जाए तो जीडीपी जो है इंडिया का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का ड्राउट जो है कंट्रीब्यूट करते हैं 2 to 5%। डेक्कन रीजन जो है वो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, वहाँ पे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है सीवियर ड्राउट्स की पूरे अगर इंडिया को देखा जाए तो। ठीक है, सिग्निफिकेंट ड्राउट्स जो है वंस इन एवरी 3 years देखा जाता है डेक्कन प्लेटियो में, जिसके कारण माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है और डेजर्टिफिकेशन होता है। ओवर डिपेंडेंस जो है ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे वो बहुत ज़्यादा है, और लैक ऑफ वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। यूनाइटेड कौन पब्लिश करते हैं? यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सो सोशल इशूज आई विल स्टार्ट विद टुमारो, सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।